जितने भी अटैकर्स रहते हैं, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं, ये अगर जब क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो पहले एक चेतावनी मैसेज भेजते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हैकिंग की। ये डिजिटल वर्ल्ड है और हैकिंग बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो रही है जिसका हम लोग आज एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। तो हमारे साथ में है अमोल रंगारी, ही इज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सो वेलकम टू द शो अमोल। वेलकम राहुल। यस अमोल, आज जो ये डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैकिंग और ये सारी चीज़ें आ रही है, आपके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है हैकर करके। सो हम जानना चाहेंगे बेसिकली हैकिंग क्या होता है। सो बेसिकली एक्चुअली हैकिंग का अगर मैं मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाऊँ, एक अनऑथराइज पर्सन जो आपके लैपटॉप को, आपके नेटवर्क को, आपके मोबाइल को जो अनऑथराइज एक्सेस करता है उसे हम लोग हैकिंग कहेंगे। अच्छा। बट बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम लोग हैकिंग की अगर बात करते हैं तो हैकिंग कोई बाबा का चमत्कार तो है नहीं। correct. तो अगर ये बाबा का चमत्कार नहीं है तो ये कोई तो कर रहा होगा। हाँ, सही तो बात। बेसिकली ये जो बंदा कर रहा है उसी को हम लोग हैकर कहते हैं। अच्छा। बट बात ये आती है कि अगर मैं मार्केट की अगर बात देखता हूँ कि अगर हैकिंग इस लेवल पे होती है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि सारा इलीगल एक्टिविटी करते, तो क्या दुनिया में इलीगल ही लोग हैं क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। दुनिया में इलीगल नहीं, लोग अच्छे भी हैं। हाँ। तो अगर अच्छे लोग हैं तो इसमें क्या पार्टीशंस आते हैं, क्या डिवाइडेशंस आते हैं क्या, कि अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, है ना? जैसे हम लोग पुराने युग से देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, सोसाइटी में भी इस तरीके से। तो वैसे ही हैकिंग की जो क्या कह सकते हैं टीम जो होती है, उसमें भी ब्लैक हैट एक हैकर्स रहता है। उस ब्लैक हैट हैकर्स को हम ऐसे करेंगे कि जितनी भी दुनिया की इलीगल चीज़ें हैं वो सारे ब्लैक हैट हैकर्स। जैसा मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, आज मार्केट में इतने सारे हैकिंग के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल है हमारा मोबाइल। हमारा मोबाइल भी एक खुद हैक हो चुका है, ये हमें पता नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे? एग्जांपल लेके चलते, वो हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। अब माइंड के साथ खेलना मीन्स क्या? बहुत बढ़िया, मैं एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, एक लड़का या लड़की, एग्जांपल करते, वो हॉस्टल लाइफ जी रहा है। ठीक है। अब जब वो हॉस्टल में है तो हॉस्टल में जब वो अकेला रहता है तो एक मैसेज आता है। वो कौन सा? वो कहता है क्या आप अकेले हो, किसी से बात करना चाहते हो? अब वो माइंड से ही खेला हुआ ना। वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करता है तो उसका बैकएंड में पूरा डेटा जाता है। करेक्ट। अब वो डेटा मीन्स क्या? तो डेटा में आपका फोन, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, व्हाट्सअप, सारी चीजें। व्हाट्सअप तो नहीं जाएगा, मैं दुनिया के मैं बोल रहा हूँ पूरा जितना भी फाइल मैनेजर जो रहता है वो सारा उसके पास जाता है। ये एक ब्लैक हैट हैकर्स की जो एक्टिविटी रहती है, यही वो करता है ब्लैक हैट हैकर जनरल वे में। और आज तो हमको पता है इसके ऊपर तो एक सीरीज आ चुकी है, जामतारा करके, है ना, नेटफ्लिक्स पे या हर जगह ना। एग्जैक्टली। ये छोटे छोटे लेवल पे, किस लेवल पे, और वो एक हैकर्स भी नहीं है, वो एक सोशल इंजीनियरिंग जो एक हैकिंग में एक छोटा टॉपिक होता है, उस अटैक को परफॉर्म कर रहे हैं। और इतने अच्छे लेवल पे करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो इस तरीके से कर रहे हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सारी गूगल में अवेलेबल है। जिसके थ्रू, जैसा हम लोगों ने, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ रहती है, हमने सुना भी होगा डार्क वेब। तो डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे दुनिया की सारी इलीगल चीज़ें होती है। इलीगल मीन्स आर्म्स एंड एनिमेशन सप्लाई होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, इस लेवल पे होता है। बट उसका एक छोटा भाई होता है जिसको हम लोग डीप वेब कहते हैं। वहाँ जितने भी ब्लैक हैट हैकर्स लोग हैं जो डेटा लीक करते, वो डीप वेब पे देते हैं और वो एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ये इशू नहीं है, बहुत कोई मैक्सिमम लोग यूज़ आज भी कर रहे हैं। मैं अगर आपको पूछना चाहूँ कि ये हैकर बनने के लिए, या जो आप लिख रहे हैं हैकर, तो अगर आप पहले तो अपने बारे में अगर बता पाए ऑडियंस को कि आप इस जगह कैसे आए और ये हैकर कैसे बन पाए। सबसे पहले मैं सारे इंजीनियर्स में बाय प्रोफेशन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और अगर आप इंजीनियर हो और आपका थोड़ा बैकलॉग ना लगा तो मुझे लगता है कि एक तो बैकलॉग चाहिए। तो वैसे ही मेरा भी एक बैकलॉग लगा था। ठीक है। जब वो बैकलॉग लगा तो मेरा पूरा 1 साल ड्रॉप हुआ। बट उस 1 साल ड्रॉप में मैंने जिनके पास से पढ़ा है वो है महेश रखेजा। ठीक है। एक बहुत अच्छे लेवल पे हैकिंग वो करते हैं और आज एक कॉर्पोरेट लेवल पे भी जॉब कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पढ़ा और उनसे पढ़ने के बाद मैंने बहुत अच्छे लेवल पे खुद को डेवलप किया।
मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद मैं इसके लेक्चर्स डिलीवर करने जाता था बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बीसीए के कॉलेजेस में, जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, इधर नागालैंड साइड में मैं गया हूँ, साउथ साइड में गया हूँ, इवन तो विदर्भ के मैक्सिमम कॉलेज कवर किए। और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे नागपुर में जो बोल रहा हूँ, नागपुर के मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एज अ गेस्ट लेक्चर रहता है। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। लोगों को लगता है कि हैकिंग बहुत बेकार चीज़ है, ये इलीगल है, बट ये बहुत अच्छा एक करियर भी है। हमें उस करियर के हिसाब से सोचना चाहिए। मैं उस करियर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरा बेसिकली वहाँ पे काम है कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उस एमएनसी में, तो उस रोकने का काम मैं करता हूँ। मैं इसके पहले भी जब मैं एमएनसी के लिए काम करता था, पर एज फ्रीलांसिंग में जो वकील के साथ, लॉयर के साथ मैं काम किया करता था, केसेस हैंडल करता था। इवन मैं डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ कि किस तरीके से हैकिंग होती है, हाउ टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी एंड हाउ टू हैक। तो इस तरीके से मेरा कंटिन्यू काम चलता रहता है। बहुत ही शानदार एक्चुअली आपका प्रोफाइल है। और बहुत सारे लड़कों को जो एक होता है कि यार हैकिंग, जैसे आपने कहा कि ये एक डर लगता है कि यार हैकर नहीं बनना चाहिए वरना पुलिस अंदर कर लेगी और सरकार हमारे पीछे लग जाएगी। तो जब आपने बताया कि हैकर एक डार्क हैकर होता है, इसके अलावा अगर आप बता पाए कि हैकिंग में क्या कैटेगरी भी होती है या अलग अलग किस्म के हैकर्स भी होते हैं? एक्चुअली बेसिकली हुआ है कि कोविड आने के पहले, मैं कोविड के पहले की बात करूँ, 2018 के पहले की, जितने भी सारे हैकर्स हुआ करते थे उन सारे हैकर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो पहला जो ब्लैक हैट, मैंने आपको बताया जितनी भी सारी इलीगल एक्टिविटीज जो होती है सारे ब्लैक हैट्स। बट वाइट हैट एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो लीगली काम करते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ऑथराइज करते हैं, साइबर सेल के लिए काम करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे या अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे काम करेंगे। तो ये सारे जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं लीगली रहते हैं। एक और हैकर आता है जिसका नाम है हमारा ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैक, उस हैकर को प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, तो वो प्रोग्रामिंग नॉलेज करके और अपना नॉलेज एक्सपांड करके वो जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं हैकिंग के रिलेटेड रहते हैं वो बनाने का काम करता है। ओके। मैं ये बता रहा हूँ कोविड के पहले का, 2018 के पहले का। ठीक है। बट आपको भी पता है मार्केट क्या हुआ। मार्केट ऐसा हुआ, 2020 में कोविड आया। ट्रू। और कोविड ने हर किसी को घर पे बैठा है। करेक्ट है। अब जब घर पे बैठा है तो मैक्सिमम लोग इंडिया में, मैंने पहले ही आपको बताया, इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है हैकिंग से रिलेटेड। अब जितने भी रशियन हैकर्स थे, पाकिस्तान के हैकर्स थे, इन लोगों ने टारगेट किया इंडिया पे। अच्छा। क्योंकि इलिटरेसी है। लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से हमको बचा जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेता हूँ कि अगर बहुत कम लोग हो गए, हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन 2FA या MFA जो रहता है वो बहुत कम लोग अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में, फेसबुक के प्रोफाइल में, इवन तो जीमेल के प्रोफाइल में वो सारा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग 2FA और MFA बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इनका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया। अच्छा। और बहुत ज़्यादा लेवल पे हैकिंग की अटेम्प्ट्स करना चालू किया है। तो इस तरीके ब्लैक हैट हैकर काम करता था और वाइट हैट हैकर्स मैंने आपको बताया था। बट बात ऐसा है कि अब जब कोविड आया तो कोविड में हुआ ऐसा कि इस टीम को कॉर्पोरेट ने बहुत ज़्यादा लेवल पे, क्योंकि आपको पता है हैकिंग के अटेम्प्ट हो रहे थे, तो कॉर्पोरेट में इनको अलग टीम में डिवाइड किया गया था। अच्छा। उसमें पहले आता है रेड टीम, दूसरा आता है ब्लू टीम और तीसरा आता है पर्पल टीम। ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली द रेड टीम? तो रेड टीम का काम क्या है? रेड टीम का माइंडसेट जो रहता है वो अटैकर का रहता है। अच्छा। और ये जनरली कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉर्पोरेट में जितने भी, मैं बड़ी बड़ी एमएनसी की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉग्निजेंट, फिर कैपजेमिनी, IBM, एसेंचर, ये जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज रहती है वो रेड टीम को हायर करती है जो कि अटैकर माइंडसेट जो रहता है। बट अब ये क्वेश्चन आता होगा कि फॉर एग्जांपल आप ये क्यों हायर कर रहे हो? ऐसे अटैकर को कंपनी में हायर करना। हाँ। और कंपनी वाले उनको 15-15, 20-20 लाख का पैकेज कैसे देंगे? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कोई भी कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल IBM। अगर IBM की कंपनी को कोई थर्ड पर्सन हैक करता है तो क्यों ना मेरे ही पास का बंदा उसको हैक किया जाए। अच्छा। तो वो उसको हैक करवाते हैं कि देखो हैक हो रहा है क्या, आप मेरे वेबसाइट से बग निकालो। इसी टर्म को कॉर्पोरेट में VAPT कहते हैं। अच्छा। और एज अ फ्रीलांसर एक बग बाउंटी होता है। ओके। और एज अ करियर बग बाउंटी बहुत अच्छा करियर है। ओके। मेरे कुछ स्टूडेंट्स है
वो बग बाउंटी में महीने का 60-70 हज़ार रुपये मतलब कमा रहे खुद से ही अपने को खुद हैक से करा ही के अर्निंग देखो कर और रहे हैं। अपने डेवलपर्स को बोलना है कि भैया ये हैक ये बग्स है, ये bugs इसको है। दूर करो। Exactly. तो ये क्या ये लोग इनको दूसरों के लिए भी यूज़ करते हैं कि भैया मेरे कॉम्पिटिटर को भी नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, जैसा एक बग क्राउड करके या हैकर1 करके एक वेबसाइट है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन देती है कि आपके पास जो हैकर्स है उनमें हमारी वेबसाइट में कुछ बग होगा तो वो निकाल के दो, हम उनको पे करेंगे। अच्छा एक बग का $500 मिलता है। ऐसे कितनी वेबसाइट्स है पूरे मार्केट में, करेक्ट पूरे वर्ल्ड में कितनी से। बहुत सारी है। और आज इंडिया में बग बाउंटी हंटिंग या बग बाउंटी हंटर जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में, और बहुत अच्छे हैंडसम सैलरी कमा रहे विदाउट जॉब फ्रीलांसिंग में इतना कमा रहे। अच्छा। इस लेवल तक हैकिंग का या साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। हम लोग जब देखते थे हैकिंग की बात करते तो हमारे दिमाग में आता था कि यार एक बंदा बैठा है, वो टगड़ा गड़ा 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 बहुत सारा ऐसा कुछ दबा रहा है। साउथ की मूवीज़ हम लोग देख रहे हैं, बॉलीवुड में हमें दिखाया जा रहा है कि और आयरन मैन और इस तरीके की पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक एनिमेशन आ रहा है इस तरीके से, और वो सब ऐसे साइड किए जा रहा है पूरा का पूरा, और सडनली उसने पूरा हैक कर दिया सिस्टम। तो इसके लिए क्या उसे इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोडिंग कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है, तो क्या ये हर एक हैकर के लिए कंपल्शन है कि कोडिंग होना चाहिए इसमें? एक्चुअली एज पर दी मैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेट लेवल की अगर बात करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको अटैक से रोकना है तो उसके लिए एक टीम हायर की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू टीम। उस ब्लू टीम को जैसे कि अगर कुछ अटैक हुआ, जैसे एक टर्म्स होती है थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग, तो थ्रेट अगर आया या मालवेयर आया तो उसको किल कैसे करना चाहिए उसका नॉलेज चाहिए। अच्छा। सॉक करके एक और टीम रहती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वो भी एक टीम रहती है जो कंटिन्यूसली जो अटैक्स होते रहते हैं उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे ओवरकम करना है, ऐसे बहुत सारी टीम्स रहती है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी रहेगा दैट इज इनफ। ओके। ये लोगों में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुआ है कि एक हैकर को प्रोग्रामिंग का नॉलेज इंपॉर्टेंस है, बट आपको थोड़ा सा भी रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वेबसाइट की बात करता हूँ, अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो या VAPT कर रहे हो, तो अगर आपको उस थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, HTML का कोडिंग अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको उस लेवल पर नॉलेज नहीं आएगा। तो अमोल जी, मैं जब बात कर रहा हूँ हैकिंग की, तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस किए होंगे, देखे होंगे आपकी लाइफ में, और आप उसको सॉल्व भी किए होंगे, तो उसमें से कुछ आप अगर हमें बता पाए कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली। एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, जब मैं 2018 में भी लॉयर के साथ जब काम कर रहा था तो उसमें एक तरीके का था, नागपुर साइबर सेल में भी वो आया था, जिस तरीके से होते कि एक्चुअली एक कोई गाय था। वो कॉर्पोरेट किसी जैसे यहाँ पे जो कंपनीज है नागपुर में जो MNCs कंपनी है वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो उसको एक कॉल आया कि हमारा 5G का टेस्टिंग चल रहा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन बंद रखना है। तो उसने क्या किया, उसको डर लगा कि 5G का टेस्टिंग हो रहा है, शायद मेरे बॉडी पे इफेक्ट पड़े, तो उसने अपना फ़ोन बंद किया। और उस थर्ड पर्सन जो हम लोग एक बोल सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू जो बंदा है जो भी ये कर रहा था, उसके पास उसकी मम्मी का नंबर था। ठीक है। उसने क्या किया, उसके मम्मी के नंबर पे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बोला कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो ये हॉस्पिटल में है, और अगर आपको जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया तो वो डेथ हो सकती है, तो आप इतने इतने अमाउंट भेजो। ऑफकोर्स माँ है तो वो डर गई, उसने पहले बच्चे को फ़ोन किया। अब जैसे ही फ़ोन किया तो ये पता चला उसका नंबर बंद है। तो उसने वो नंबर पे पैसे जो भी एक हैंडसम अमाउंट था वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया। उसने उस अमाउंट को बिटकॉइन में कन्वर्ट भी कर दिया, गायब भी हो गए। और ये घर जाके जब बोलता है तू तो क्या कर रहा है, तू तो तेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब उसकी मम्मी बोल नहीं मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सही सलामत है। यानी इस तरीके से ऐसे केसेस आज भी मार्केट में हो रहे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा। इस तरीके से। और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये तो वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर वर्ल्ड लेवल की मैं बात करता हूँ, जैसे हम लोगों को WTC का जो अटैक होता है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का अटैक जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अमेरिका की जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी बिल्डिंग वो क्रैश हुई थी। जनरली क्या होता है कि जितने भी अटैकर्स रहते हैं, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं, ये अगर जब क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो पहले एक चेतावनी मैसेज भेजते हैं। अच्छा। बाय यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी और बाय यूजिंग द स्टिग्नोग्राफी। अगेन ये दो टर्म है हैकिंग में बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज होती है। ओके।
स्टेगनोग्राफी में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सीक्रेट कम्युनिकेशन करना है आपके कलीग से, तो अगर आप फोन से करते हो तो पकड़े जाओगे, बराबर है, या आप ईमेल से करते हो तो पकड़े जाओगे। ठीक है। तो क्यों ना हम एक फोटो के पीछे आपका टेक्स्ट हिडन करें। एग्जाम्पल लेते हैं शाहरुख खान की इमेज, ठीक है। अगर शाहरुख खान की इमेज के पीछे एक्चुअली आपका सीक्रेट कोड रहा तो कौन पता करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप गूगल पे शाहरुख खान अगर आप पिंक टाइप भी करते हो तो इतने सारे शाहरुख खान की इमेज आती है। इसी को स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। उसी का एक छोटा भाई रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी मार्केट में बहुत है, आज भी अटैकर्स इसको एज अ कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। लादेन हम जो बोलते हैं वो एक सिविल इंजीनियर था और एक बोल सकता हूँ कि एक हैकर भी था, उसको क्रिप्टोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से आते। उसने एक छोटा सा कोड भेजा था, जो फ्लाइट नंबर था वो भेजा था, और भेजने के बाद उनको बोला था कि रोक सके तो रोक लो। यानी ऐसा कुछ नहीं बोला था रोक सके तो रोक लो कि मैं ये सेंड कर रहा हूँ। उन लोगों ने बड़े हल्के में लिया। अच्छा। 20 साल शायद हुए हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। अटैक तो हुआ, और अटैक के मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हैकर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है अंकित फड़िया, उसने उस कोड को डिक्रिप्ट किया। अच्छा। बाद में पता चला कि ये जो है इसके पीछे बहुत बड़ा ये रीजन था कि अटैक करने के लिए। ऐसे बहुत 26/11 में भी इस तरीके से हुआ है। ओके। अलग अलग लेवल पे काम चलता है इनका। तो अमोल जी, एक्चुअली कई बार मुझे भी ऐसे मैसेज जाते हैं कि यार अननोन नंबर होता है, मैं जानता नहीं, और वो लोग पूछते हैं कि हाय, इसके बाद मैं पूछता हूँ कि हु आर यू, तो बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम गुड एंड डू यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ एन पार्ट टाइम जॉब। मैं एक्चुअली उसके आगे डिस्कशन लेके नहीं जाता, क्योंकि फिर वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके के लोग होंगे। तो ये अवेयर है जो, वो तो ठीक है, जैसे हम जैसे कुछ अगर अवेयर है चीज़ों को डबल सेफ्टी फैक्टर्स के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन कई लोग तो हमारे बेचारे लोग अनपढ़ गवार हैं, अभी मोबाइल हाथ में आया है और उन लोगों को रहता है कि जॉब मिलने वाला है, 2000 रुपये इसमें डाल दो अकाउंट में अभी, वरना ये वैकेंसी चले जाएगी। तो इस तरीके के और क्या क्या टेक्निक्स आप देखते हैं कि लोग आजकल यूज़ करते हैं हैक करने के लिए बेसिकली? मैं एक्चुअली इसको हैकिंग नहीं कहूँगा, मैं इसको सोशल इंजीनियरिंग ही कहूँगा। ये एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है कि अभी आज मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से एक नया अटैक मार्केट में है जिसको कहते हैं सेक्सटॉर्शन। ये अटैक क्या होता है, जनरली एक कोई स्टूडेंट है या कोई भी एक लड़का है या कोई ना कोई हो, वो उस लिंक पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक एक वीडियो चलता है जिसमें वो लड़की न्यूड रहती है। लड़का अपना बस फोटो ऐसा करता है, यानी फोटो दिखाता है खुद का, और वो लड़की क्या करती है, उस वीडियो को 1 मिनट भी चलाती है और यानी देखता है वो 1 मिनट में, और बाद में उसी के ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वो उसको स्प्रेड करने का काम करती है और लोगों को बोलती है कि मैं, ये आपके फ्रेंड है ना? वो बोलता है हाँ ये मेरे फ्रेंड है, मैं इनको भेज रही हूँ, ये भेज रही हूँ। और बाद में ये क्या होता है, उनको एक नंबर से और कॉल आता है कि मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, ये है आपका, मैं अपलोड कर रहा हूँ, और लोग वैसे ही फंस जाते हैं। आइडेंटिटी किसको नहीं चाहिए? सही बात है, हर किसी को खुद की आइडेंटिटी चाहिए, तो लोग फंस जाते हैं। और इसी तरीके से ये कारोबार लोगों का चल ही रहा है। अच्छा। पता ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमने हमारी प्रोफाइल जो है फेसबुक की, या मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ तो हमारी फ्रेंड जो लिस्ट है वो खुद की फ्रेंड में ही रखो। अगर हम लोग पब्लिकली बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हैं तो वो अटैकर्स उसको देख लेता है। इवन दो मैं कुछ 1-2 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, क्लोनिंग चल रहा था, फेसबुक क्लोनिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, उन बड़े बड़े लोगों का मार्केट में जितना रुतबा है उन लोगों का, उनके सेम नाम का, सेम आईडी का और सेम फोटो का एक नया क्लोन बन जाता था। फिर वो लोग क्या करते थे, उससे पैसे मांगते थे। अब कुछ लोग होते हैं यार, इसको पैसा चाहिए, इतना बड़ा आदमी मुझे पैसे मांग रहा है थोड़े लेवल पे। कुछ लोगों को तो ठीक है, पता चल गया कि ये फ्रॉड है, पर कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। तो ये भी क्लोन बंद हो गया, अब सेक्सटॉर्शन चल रहा है। आगे और अलग अलग अटैक्स आते रहते हैं। बराबर। और जैसा आपने कहा कि ऐसे क्या कहते हैं, मैं व्हाट्सएप पे जब ये नंबर आते हैं ऐसा किस तरीके से आते हैं कि क्या हम पकड़े जा सकते हैं क्या? एक्चुअली ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं उसको एक टर्म कहते हैं हम लोग वर्चुअल नंबर।
ओके ये वर्चुअल नंबर होता क्या है ना, मार्केट में 50-100 रुपये 150 रुपये में वर्चुअल नंबर आते हैं। इवन आप गूगल पे आप सर्च करोगे हाउ टू गेट द वर्चुअल नंबर, तो वर्चुअल नंबर यूज़ करते ये लोग अटैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कोई भी बंदा उसको ट्रैक नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस फील्ड का। सो अमोल, जब हम बात कर रहे हैं हैकिंग की, तो आज के समय में एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम में है और बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआई आपके हिसाब से सेफ है या अनसेफ है? अगर मैं एआई की बात करता हूँ तो एआई और एमएल करके बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। जैसा कि अगर आप एल्गोरिदम की बात करते हो गूगल पे, अगर आप मैं यूट्यूब की भी बात करता हूँ, तो यूट्यूब में अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो आपको कंटिन्यूसली उस वीडियो दिखती है, तो ये अच्छी बात है, हमारे कुछ लेवल पे तो अच्छी है। बट इन फ्यूचर अगर एआई की अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कैसा होता है कि इसका एक जैसा चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, वैसे जीपीटी भी आया है हैकर्स के लिए, स्पेशल हैक जीपीटी। अच्छा। जिसमें सारी डिटेल्स है। अच्छा। सारा इलीगल डेटा पड़ा है और सारी इलीगल से लेकर सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है यूज़ करने के लिए। मैं एआई को चैट जीपीटी के लेवल पे ही अगर देखता हूँ तो ये एक अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि बहुत सारे क्या कह सकते हैं असाइनमेंट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती तो फट से हम लोगों को मिल जाती है। बट इसका एक ड्रॉबैक्स भी है कि अगर ये हैक जीपीटी भी जो आया है, जो लेवल पे आया है, उससे बहुत सारे अटैक्स भी हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि नई नई टेक्निक्स किस तरीके से हैक करना है, तो वो पता चल रहा है। इवन दो अगर हम बात करते हैं जैसा कि हैकर्स फील्ड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा हम जो जितने भी सारे लोग यूज़ करते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, वो विंडोज़ 7, इवन तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 जो यूज़ करते हैं। हैकर्स के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना है जिसका नाम है काली। अच्छा। उसमें ऑलरेडी ही सारे स्क्रिप्टेड है। यानी अगर आपको कोई फिशिंग पेज बनाना है उसके अंदर आप बस वो फिशिंग का एक कोड रहता है छोटा सा, वो अगर आप किसी को देते हो तो भी चल जाएगा, यानी सारा स्क्रिप्टेड है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लैक हैट हैकर भी यूज़ करते हैं और एक वाइट हैट हैकर्स। डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग लेवल क्या है। अगर आपका थिंकिंग लेवल ब्लैक हैट का होगा तो वो ब्लैक हैट से करेगा, और अगर आपका थिंकिंग लेवल वाइट हैट का रहेगा तो वो वाइट हैट लेवल पे काम करेगा। तो अब मतलब ऐसा है कि चीज़ें तो दोनों के लिए अवेलेबल है, किसी को कुछ बनाना नहीं है, बट आपका इंटेंशन क्या है, आपका आप उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो या बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ये बहुत डेंजरस चीज़ भी कहीं ना कहीं है कि कहावत है कि समाज में अच्छे लोग कम हैं तो चीज़ें हो सकती है कि आने वाले समय में बहुत बुरी हो सके। और क्योंकि हम लोग आज देखते हैं कि डिजिटली सब कुछ है, हमारी प्रेजेंस डिजिटली है, पैसा अब डिजिटल हो रहा है, बिटकॉइन है और बाकी सारी चीज़ें, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब चीज़ें जारी। हो सकता है आगे नोट बंद हो जाए और आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। तो इन सब चीज़ों में ये क्यूआर वगैरह जो हम लोग स्कैन करते हैं और हम लोग जो क्यूआर की डिपेंडेंसी पे हो गए हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, ओनली अकाउंट में होता है, और मैं हर जगह क्यूआर से ही काम चला रहा हूँ। तो डज इट गुड कि मुझे इस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और एनी क्यूआर स्कैम गोइंग ऑन अगर आपको लगता है? एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी अवेलेबल है, एक फेक क्यूआर ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छा। यानी आपको कुछ करने की गरज नहीं। इवन दो उसमें एक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में एक अटैक होता है, उसके अंदर क्यूआर कोड जनरेटर होता है, उस क्यूआर कोड से आप उस अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हो। मैंने यही आपको कहा था कि इसके एक अच्छे भी पॉइंट से और ड्रॉबैक भी है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा हो। और एक सोसाइटी में दो अलग टाइप के लोग रहते ही है, एक माइंडसेट बहुत बुरा रहता है, एक माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर मैं जामतारा की बात करता हूँ, जामतारा के जितने भी लोग हैं जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्डली 8वीं 10वीं 12वीं पास है। पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है तो चलो यही कर लेते। और जामतारा पिछले 2017 से ये कंटिन्यू चल रहा है। चलो आज वो पकड़े गए हैं, पर उसका एक रिप्लिका भी आ गया है, ये भी चल रहा है। तो मतलब ये दोनों हिस्से हैं इसके कि आपको किस तरीके से इसे लेना है। एआई में अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, वीडियो एडिटिंग, फोटो शूट्स और ये सब चीज़ें भी हम लोग एआई पे कर गए। और हम लोग कई बार जब ये नए प्लेटफॉर्म और नए ऐप यूज़ करते हैं तो उनको हम लोग अपना बहुत सारी चीज़ों के लिए अलाउ करते हैं कि ये सब चीज़ें हम आपको कॉन्टेक्ट अलाउ कर रहे हैं, हम आपको डेटा लेने का अलाउ कर रहे हैं। तो ये सेफ है और लाइक क्या कहता है एज एन हैकर? एक्चुअली मैं कहता हूँ कि डेटा वी आर ऑल हैक। हमारा डेटा ऑलरेडी लीक हो चुका है। इवन तो आप देखते हो आपके मोबाइल पे जब आप गूगल टाइप करते हो तो आपके नीचे में लोकेशन भी आता है कि अब आप कहाँ पे अवेलेबल हो। हर कोई डेटा आपका ट्रैक हो ही रहा है, कंटिन्यूसली ट्रैक हो रहा है। अच्छा।
और ये डेटा सेल होता है। सेल होता है, ऑफकोर्स ये डेटा सेल होता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है और आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करते हो, तो ये डेटा, एग्जांपल flipkart.com में मैंने अपना अकाउंट बनाया, मेरा नाम सरनेम और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी की सारी चीज़ें, तो ये डेटा उनके पास रहे, तो ये डेटा सेल भी होता है, ये दूसरी कंपनी को सेल होता है। जैसा कि बहुत सारे अटैक, जैसे मैं आपको उबर की बात करता हूँ, उबर 2008 में हैक हुआ था। अच्छा, अब उबर हैक करके हैकर्स को क्या मिलने वाला है? फ्री राइड तो नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स। या अगर मैं डोमिनोज की बात करता हूँ तो डोमिनोज भी हैक हुआ था, तो डोमिनोज हैक करके उसको क्या मिलने वाला है हैकर्स को? ऑफ कोर्स फ्री वीज़ा नहीं मिलेगा। या एयर इंडिया भी हैक हुआ था, उसमें तो फ्री टिकट नहीं मिलने वाली। ये क्या रहा है? ये हो रहा है सारा डेटा के लिए। अच्छा। क्यों हो रहा है? इसके पीछे और एक लॉजिक है। अभी मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो भारत का सबसे बड़ा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, वो हैक हुआ था। हाँ, उसमें पेशेंट का डेटा लेके क्या करेंगे? तो ये डेटा डार्क वेब में बिकता है। अच्छा, ये डेटा बिकता है और उस डेटा के बदले उनको एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आता है, और जो अमाउंट आता है वो सारा बिटकॉइन में रहता है, जो कि कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अब सारे हैकर्स बिटकॉइन ही यूज करते हैं जनरली अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज बैंक होता है। सेंट्रलाइज बैंक है ना, हमारा आरबीआई। अगर मैं एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल, और मैं अगर 10 रुपये भी निकाल रहा हूँ, तो आरबीआई को पता चलने वाला है कि हाँ, अमूल ने 10 रुपये निकाला है। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज में ये होता है कि आपका ट्रांजैक्शन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए सारे हैकर्स बिटकॉइन ही यूज करते हैं। सो अमूल, जब आप हैकिंग का इतना सब बता रहे थे, आप साइबर एक्सपर्ट है, आप कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़े हैं आपने, तो ये इसकी अवेयरनेस बढ़ाने और हमारे अंदर बहुत सारे और भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है और कौन से कोर्सेज बेसिकली करने चाहिए, इसका रास्ता आप अगर बता पाए। एक्चुअली अगर मैं एज अ जॉब पर्पस के लिए देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको यही लगता है कि अगर आप पढ़ाना है तो मुझे इंस्टाग्राम हैक करना बताओ, या फेसबुक हैक करना पड़ता हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करूँ, यही उनको लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखता हूँ, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा करियर होता है। अच्छा। क्योंकि एज पर दी मोदी जी की बात अगर मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में 5 लाख वैकेंसीज अवेलेबल है, और उनके पास 1500 हैकर्स भी नहीं है। अरे बाप रे, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, इस लेवल पे है। तो इट्स अ हाईली डिमांडिंग करियर। तो इसकी एक एग्ज़ाम होती है जिसको कहते हैं सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जो कि ग्लोबल लेवल पे एग्ज़ाम आती है। ये एग्ज़ाम थोड़ी टफेस्ट रहती है, बट ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम अगर जो भी स्टूडेंट देता है और जिसको इस फील्ड में करियर बनाना है, अगर जैसे ही देता है, तो उसको कॉर्पोरेट में बहुत जल्दी जॉब मिलता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, उसने एग्ज़ाम क्रैक तो किया है। बट अगर आपको नॉलेज भी रहेगा और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो भी कॉर्पोरेट लेता है, बट उनको नॉलेज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैसा हैक होता है, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, कौन से टाइप के टूल्स यूज होते हैं फॉर द ब्लू टीम, फॉर द रेड टीम, फॉर द पर्पल टीम, ये भी हमको पता अगर रहता है तो बहुत अच्छे लेवल पे होता है। इसी के लिए एक्चुअली मैं पिछले कुछ सालों से अवेयरनेस का ही काम कर रहा हूँ। मैं बहुत डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अवेयरनेस का भी काम करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स रहे जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है साइबर अड्डा, सारे स्टूडेंट साइबर अड्डा। उसकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है cyberadda.tech, और इसका एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस की कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक नया स्टूडेंट आया है और उस स्टूडेंट को पता करना है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो हम उसको PDFs के फॉर्म में बताते रहते हैं। और बीच में सैटरडे संडे जो रहा, हमारा वीकेंड ऑफ रहा, तो उसमें लेक्चर्स भी लिया करते थे। लेक्चर्स भी लेते हैं हम, आज भी लेते हैं सैटरडे संडे। वीकेंड में जैसा ही समय मिला स्टूडेंट्स को, तो वो अवेयरनेस का कैंपेनिंग करते हैं। इवन दो हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो ये देखा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, मोटिवेशंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या कह सकता हूँ मैं, सबसे बड़ी बात है कि उनको पाथवे नहीं मिल रहा है कि इस फील्ड में कैसे किया जाए। तो हम इस ग्रुप के थ्रू हम उनका रिज्यूमे भी डेवलप कर देते हैं,
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज जॉब लेने के लिए रहता है वो है लिंक्डइन। Correct. तो लिंक्डइन डेवलप करना, किस तरीके से आपका लिंक्डइन डेवलप होगा, कैसे कोई भी कंपनी आपको किस तरीके से हायर करेंगी, वो भी हम लोग डेवलप कराते हैं, और एक मॉक इंटरव्यू भी हम लोग करवाते हैं। Okay. तो ये हमारे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी लग गए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, आज वो टेक्निकल बैकग्राउंड में है और उनको एक अच्छा हैंडसम सैलरी है, ये भी है। और अभी तक मैं करीबन 25 स्टूडेंट ने CEH के एग्ज़ाम दिए, उसमें से एक लड़का ही फेल हुआ था, वो उसके ड्रॉबैक के कारण, क्योंकि उसने शायद पढ़ा नहीं होगा इसलिए। हाँ। बाकी सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पे है आज। बहुत बढ़िया, मतलब आपका जो काम है आपने सीखा है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप जब लोगों को दे भी रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि हैकिंग से बचने के लिए आपने बताया, ये हैकिंग की रियल कंडीशन आपने रखी, तो हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहे कि किस तरीके से कोई एक मैसेज हो एक हैकर का तो क्या रहेगा? सो एक्चुअली मैं बेसिकली एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊँगा कि आप खुद अवेयर रहिए फिशिंग अटैक से, या जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, या सोशल मीडिया में जितने भी स्कैम हो रहे हैं, उससे अवेयर रहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो मैंने बताया था, 2FA या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, इवन तो जीमेल प्रोफाइल पे वो करके रखिए। एंटीवायरस जो होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, क्योंकि एक मैं जैसे अगर मैं ES80 Note 32 एंटीवायरस जो बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा US गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। US के लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई फिशिंग अटैक होता है, फिशिंग भी हुआ, या मेरे मोबाइल से पैसे भी जा रहे हैं बैकएंड में, तो वो जल्दी बाहर फेंक देता है। अच्छा। ये बहुत अच्छा एंटीवायरस है, तो लोगों ने एंटीवायरस भी यूज़ करना चाहिए। लोग एंटीवायरस यूज़ नहीं करते, लोगों को रील्स पे बड़ा इंटरेस्ट आता है, बट हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे चाहिए, तो मुझे ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, तो ये जो एंटीवायरस की आप बात कर रहे हैं, ये मोबाइल पे भी यूज़ किया जा सकता है? ये मोबाइल के लिए भी है और ये हमारे लैपटॉप के लिए भी है। अगर मैं जनरली पूछूं कि मोबाइल पे कौन सा एंटीवायरस हमेशा रखना चाहिए, ऐसा जनरल फोन्स की बात? जनरल फोन्स यानी अगर किसी भी एंड्रॉयड की बात करता हूँ या iOS की भी बात करता हूँ, तो उसमें ES80 Note 32 ये प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है। ये 1 मंथ के लिए आपको फ्री में देता है, बट अगर 1 मंथ के बाद आपको रखना ही है तो वो कुछ हार्डली 200-250 रुपीज़ लेता है। बट अगर आपको नहीं भी पे करना है तो उसको वैसे ही इंस्टॉलेशन रहने दो, एटलीस्ट फिशिंग से तो रोकता है। अच्छा, फिशिंग अटैक से तो रोकेंगे, एटलीस्ट इतना हमारे लिए काम रहेगा। ओके। अमोल सर, मैं जानना चाहता था, आजकल यूथ जो है बेसिकली पॉर्न की तरफ में काफ़ी ज़्यादा है और पॉर्न देखता ही है, मना नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। एक जनरलाइज एज में आने के बाद में ये सब चीज़ें होती है, तो इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो सकता है कि इनका डेटा कहीं जाता हो। तो आपको लगता है कि पॉर्न और साइबर सिक्योरिटी का कुछ कनेक्शन है, या फिर किस तरीके से वो बच सकते हैं ये सब चीज़? राहुल, एक्चुअली मैं साइबर सिक्योरिटी यानी जो ब्लैक हैट्स जनरली जो रहते हैं उसका लिंक और हमारी ये जो क्या कह सकते हैं पॉर्न इंडस्ट्री का लिंक बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। अगर मैं सिंपल सा लॉजिक अगर देखूँ कि जैसे ही हम कोई भी पॉर्न, जैसे एग्जांपल कोई स्टूडेंट रहा तो वो पॉर्न देखता है, और पॉर्न देखने के बाद आपको देखो बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, क्योंकि ये लिंक पे क्लिक करो, फिर ये लिंक पे क्लिक करो, फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना, जितने भी हम लिंक पे क्लिक करते रहते हैं ना, तो ये एक क्लिक जैगिंग अटैक होता है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी में अटैक होता है जिसको हम लोग क्लिक जैगिंग अटैक। ये क्लिक जैगिंग अटैक से उन लोगों को तो पैसे मिलते हैं क्लिक जैगिंग अटैक के, बट बैकएंड में मालवेयर स्प्रेड होता है, ये हमको पता भी नहीं चलता है। और ये मालवेयर आपके मोबाइल का कंटिन्यूसली डेटा जो है वो लीक करता है। जैसा कि अभी कुछ सालों पहले WeChat आया करता था, आज तो नहीं चलता है। या इवन तो हम लोग ये देखते हैं कि मोदी जी ने क्यों ऐसा बोला था कि चाइना की ऐप्स को बैन करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न रहता है कि जैसे ही वो जो ऐप्स इंस्टॉल करते थे तो बैकएंड से हमारा डेटा जो है वो उनके सर्वर पे जा रहा है। अब उनके सर्वर पे इतना सारा डेटा जा रहा है, और मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली डेटा क्या जा रहा है, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, मैसेजेस, इवन तो मेरा फाइल मैनेजर ही उनके पास जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे महिलाएं भी है, अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स भी है, और गर्ल्स की जो फोटोज रहती है वो भी लीक होती है। करेक्ट। आप देखिएगा डेटिंग वेबसाइट पे, डेटिंग जो वेबसाइट रहती है, जैसे ये पॉर्न इंडस्ट्री में ये डेटिंग वेबसाइट रहती है जिसमें स्टूडेंट्स किसी गर्ल्स से बात करना चाहता है तो उसमें किसी की भी फ़ोटो वो अटैच होती है, तो ये सारा काम चलता है वहाँ से। ओके। तो ये पूरा इंटरलिंक है ब्लैक हैट हैकर से, ये लोग पैसे भी कमाते हैं। ओके।
तो बेसिकली अगर ये इस तरीके से एक्टिविटी नहीं हुई तो हमारे लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ना देखे ये बढ़िया होगा, नहीं तो कैसे इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं इजी एक्सेस ऑफ इंटरनेट है आज के समय में। मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास में है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एट दी एंड ये इसका हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो सेकंड पहलू इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो थैंक यू सो मच अमोल, आपने हमें समय दिया और हैकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। ऐसे ही हम आगे भी आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है क्योंकि टॉपिक भी वैसा ही है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और आने के लिए। बाकी की डिटेल्स दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप अमोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हैकिंग अड्डा और जो उन्होंने जो भी टर्म्स बताई उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।